मेरा ये मानना है कि अपने आप पे ज़्यादा भरोसा रखिए, खुद पे ज़्यादा भरोसा रखिए। अपने आप के पहले फेवरेट बनिए, तब जाके दूसरों के फेवरेट बनेंगे। जैसे मैं खुद का फेवरेट, मेरी आइडल मेरी मॉम है, लेकिन मैं खुद का फेवरेट हूँ। उसके बाद मेरा कोई और फेवरेट है। एक ये मैं बिल्कुल बोलूँगा कि अपने ऊपर भरोसा रखें। परिस्थितियाँ अच्छी-बुरी आती रहती हैं, धैर्य रखें, सुधारने का प्रयास करें। गलतियों से सीखें, गलतियाँ सबसे होती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी श्रोतागण का कुछ मेरी कुछ तुम्हारी के 5वें एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आज हम सब मिलने जा रहे हैं पंकज तिवारी जी से, जो कि बच्चों के सबसे पसंदीदा शिक्षक में आते हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। ऐसा सुनने में आता है कि सभी स्टूडेंट्स आपको सबसे अधिक पसंद करते हैं। आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को इतना आसान कैसे बना देते हैं? आपकी हर क्लास में आप कुछ खास और खास तरीके से बताते हैं। आपकी अपनी इस क्लास की खासियत के बारे में हम सबों के भी कुछ बताएं। जी ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने ऐसा बोला। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिल जाएँगे आपको, जैसा कि अब आज इस जो सिनेरियो है आजकल मार्केट का जो माहौल है, कि ये तो एक मार्केट बन चुका है, शिक्षा एक व्यवसाय बन चुका है और यहाँ पे आपको तमाम ऐसे अध्यापक मिल जाएँगे, इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रिपरेशन में और स्टूडेंट को एकदम अच्छे से क्रिएट करना चाहते हैं कि बच्चे उस तरीके से सब्जेक्ट को समझें। तो बहुत ही लोगों के पसंदीदा टीचर्स मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनमें से बहुत अच्छा टीचर हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि बच्चों का पसंदीदा होना और बच्चों को अच्छा पढ़ाना दोनों में बहुत ही अंतर है। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे मेरी बात समझें। मैं जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ एक फिज़िक्स टीचर होने के नाते, फिज़िक्स बचपन से ही मैंने देखा है कि मैथ्स और फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, बच्चे उसमें बहुत डरते हैं। ये गलती वहाँ टीचर की भी कुछ है कि बचपन से वो ज़बरदस्ती उसको थोपने का प्रयास करता है कि हम बच्चों को कुछ ऐसा बता दें जो बुक में लिखा है बस उसको याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, जो बचपन से हम भी करते आए थे। तो मैंने बचपन से ये महसूस किया हुआ है कि बच्चे ज़बरदस्ती उस चीज़ को रटते हैं इसलिए उसमें डरते जाते हैं। तो मैं जब शिक्षक बना, जब मैं इस फ़ील्ड में आया तो मैंने ये चीज़ को जो मेरे साथ हुआ है, मैंने सोचा वो थोड़ा-सा इम्प्रूव करूँ, बच्चों को उस तरीके से ना बताऊँ। थोड़ा-सा खुशनुमा माहौल रहे, बच्चे मुझे एक फ्रेंडली समझें, मस्ती करें बट बदतमीज़ ना हों, क्योंकि मेरा ये मानना है बदतमीज़ होना और मस्ती करना दोनों में डिफ़रेंस है। क्लास में बच्चे मस्ती कर रहे हैं, आपसे फ्रेंडली एकदम बात कर रहे हैं, चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अच्छी बात है। बदतमीज़ी ना करें, उनको एक लिमिट में रहने दीजिए, बट उनको खुल के आने दीजिए। पहले आप उनको समझिए, मैं 2-3 क्लास में सिर्फ़ उनको समझता हूँ कि बच्चे की मेंटालिटी है कैसी, वो डायरेक्टली कैसे अप्रोच करता है क्वेश्चन को टैकल करने का उसका क्या सिस्टम है। हर बच्चे का अपना एक दायरा होता है, हर चीज़ों को समझने का सबकी अपनी एक सीमा होती है। उसके हिसाब से बच्चे आंसर करते हैं। तो मैं बस यही देखता हूँ। बहुत बढ़िया पंकज जी। लेकिन जब आप शिक्षक होने की बात करते हैं या जैसे आपने ये पेशा चुना, तो एक सवाल मन में आता है कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद शिक्षक होने के बारे में कैसे सोचे? आपने कैसे सोच लिया कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में आना है? हाँ, ये तो आपने ऐसा सवाल कर दिया कि बहुत लंबी कहानी हो गई, बट मैं इसको विस्तार में नहीं, थोड़ा शॉर्ट में समझाना चाहूँगा। मैं बचपन से एक्चुअली मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ 12वीं तक, इंटरमीडिएट तक और बहुत ही गाँव में सब बोलते हैं कि स्ट्रगल करना है। आजकल सुनता हूँ तो हँसी आती है मुझे भी। हम लोग तो उसको नॉर्मली लेते थे, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा था, वो स्ट्रगल नहीं था एक्चुअली। साइकिल से जाते हैं, बिजली नहीं थी यूपी में, वो सब स्ट्रगल नहीं है। वो मुझे लगता है जीवन का एक हिस्सा है और मुझे उसमें बहुत मज़ा आया और मुझे उस पे प्राउड फील होता है। बात ये है कि मैंने शिक्षक मैं नहीं बनना चाहता था। 12वीं तक तो ऐसा कुछ इरादा नहीं था। मैंने 10वीं के बोर्ड में अपने ज़िले में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। तो मुझसे न्यूज़ पेप वालों ने पूछा था कि आप क्या बनना चाहते हैं? तो बचपन से मैं आईएएस बनना चाहता था। मेरे मुँह से निकला भी कि मैं आईएएस बनूँगा। उसके बाद में 12वीं के बाद मैंने बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है काशी विश्वविद्यालय, उसका मैंने बीएससी के लिए फॉर्म भरा कि वहाँ से करने के बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन इलाहाबाद से करूँगा। वो भी मेरा क्लियर हुआ बट घर वाले जानते थे कि मैं बहुत अच्छा बच्चा है, होनहार बच्चा है तो इंजीनियर बने। तो फिर मुझे इंजीनियरिंग के फील्ड में भेज दिया। फिर मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था फर्स्ट ईयर, तो घर की आर्थिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी। उस वजह से मुझे घर-घर जाके कुछ ट्यूशन्स लेने पड़ते थे, कुछ क्लासेस पार्ट टाइम के लिए मैंने शाम को क्लास के बाद अपने इंजीनियरिंग क्लासेस के बाद मैं वहाँ पे भी जॉइन करता था। तो वहाँ पे कई लोग मुझे मिले और मैंने देखा मैं बच्चों से काफ़ी घुल-मिल गया हूँ। उनका पसंदीदा टाइप का कुछ बन गया हूँ। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ। तो मैंने सोचा शायद मैं इसमें बहुत अच्छा कर पाऊँ। इस फ़ील्ड में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, रुचि भी होने लगी धीरे-धीरे। तो वहाँ से मेरा एक दिमाग थोड़ा-सा बदलाव हुआ और 3rd ईयर तक आते-आते मैंने पूर्ण रूप से दिमाग में बैठा लिया था कि मुझे अब इसी फ़ील्ड में आगे जाना है। क्या बात है! तो आपने अपनी बदौलत, अपनी काबिलियत के बदौलत वो सब किया और
साथ में परिवार वालों की बात भी मानी। तो पंकज जी, अगर आपसे पूछा जाए कि आप फिर से बचपन में लौट जाएँ और बचपन में लौट कर के आपको फिर से कहा जाए, एक मौका दिया जाए कि तुम अब ये कर सकते हो, ऐसा बन सकते हो, तो आप क्या बनना चाहेंगे? बचपन में मुझे अगर फिर से भेजा जाए तो अब इस बार मैं बिल्कुल मैं इस बार तो बचपन से ही शिक्षक बनना चाहूँगा। मुझे लगता है कि शिक्षक से ज़्यादा अच्छा व्यवसाय नहीं बना है, हम दूसरों को भी एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। इतनी ताकत होती है एक शिक्षक में, अच्छे शिक्षक में। शिक्षक मतलब शिक्षक, एक गुरु जिसको बोलते हैं। शिक्षक अगर अच्छा बच्चों को कुछ शिक्षा दे पाए, ज़रूरी नहीं है कोई आईएएस, आईपीएस या इंजीनियर, डॉक्टर ही बने, एक अच्छा इंसान बन सके। क्योंकि बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, उनका माइंड नरिशमेंट करना होता है। हमारी बातों को समझते हैं। अगर उस साँचे में उनको मैं ढाल पाऊँ और एक अच्छा इंसान बना पाऊँ, तो मुझे लगता है अगर 2 लोगों को भी मैं ऐसा कर पाया तो मेरे लिए मेरा जीवन सफल है। तो मैं फिर से उसी फ़ील्ड में जाने के लिए और गहराई से समझना चाहूँगा अपने बचपन को भी, और मेरा बचपन जैसा है उस तरीके से मैं समझ सकता हूँ कि बच्चे क्या-क्या परेशानियाँ झेल सकते हैं। तो मैं इसी फ़ील्ड में आना चाहूँगा, शिक्षक में ही। बहुत सही बात कही आपने, और इस बात से मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप अभी जिस भी पेशे में हैं, उसमें पूरी तल्लीनता के साथ मग्न हैं। शायद इसी वजह से आपको बच्चे भी सबसे अधिक पसंद करते हैं। तो एक जैसे आप शिक्षक हैं, तो शिक्षक होने के नाते आप क्या समझते हैं कि शिक्षक का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपने स्टूडेंट्स को सारे कॉन्सेप्ट समझा देना, या उन्हें समझने के लिए उकसाना, या फिर व्यावहारिक तौर पर उनको सब दिखला करके फिर बताना? देखिए मेरा विषय ऐसा है कि भौतिक विज्ञान फिजिक्स, और ये ऐसा विषय है जो व्यवहारिक बच्चे प्रैक्टिकल जितना करते हैं उस हिसाब से समझ पाते हैं। तो 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो मैं बच्चों को क्लास में पढ़ाता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, और जैसे कुछ जो चैप्टर्स होते हैं, आप लोग भी जानते होंगे फिजिक्स के ऐसे कई चैप्टर्स हैं। मैक्सिमम फिजिक्स हमारे दैनिक जीवन से आधारित है। लाइव एग्ज़ाम्पल्स हम दे सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ क्लास में बच्चों को कुछ प्रैक्टिकल्स भी कराता रहता हूँ, और उनको लगातार इस तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ कि वो अपने दैनिक जीवन से उसको रिलेट कर पाएँ चीज़ों को, है ना? कुछ समानता उनको दिखे, सिमिलरिटी लगे। तो इस तरीके से बच्चा क्या उसमें अटैचमेंट हो जाता है। जैसे मैं अपने माँ-बाप से कुछ पूछने में नहीं शर्माता, किसी बाहरी व्यक्ति से पूछने में शर्माता हूँ, क्योंकि मैं बाहरी व्यक्ति से उतना अटैच नहीं हूँ, लेकिन माँ-बाप से अटैच्ड हूँ। तो बच्चा भी अगर विषय से थोड़ा-सा लगाव महसूस करेगा, उसको टफ नहीं लगेगा। भले मार्क्स ना आए, लेकिन उसको टफ नहीं लगेगा। तो धीरे-धीरे उसके अंदर सीखने की एक जिज्ञासा आती है, और फिर वो सीखने लगता है। अगर उसको मज़ा आने लगता है, तो डेफिनिटली स्कोर भी अच्छा करता है वो। आपकी क्लास में बहुत तरह के स्टूडेंट्स होंगे, जैसा आपने बताया कि आप जिस तरह से दिलचस्पी लेकर बच्चों को सब चीजें सिखाते हैं, उनको व्यवहारिक जीवन के उदाहरण देकर उन्हें जो भी कठिन से कठिन फॉर्मूला या जो भी होता है उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो आपके पास तरह तरह के स्टूडेंट्स होंगे, कोई उच्छृंखल होते हैं, कोई बहुत स्लो होते हैं। तो आप उन सारे विद्यार्थियों का, सारे स्टूडेंट्स का एक साथ कैसे ध्यान रखते हैं? एक अध्यापक या टीचर के लिए, फैकल्टी के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम यही होता है कि एक ही क्लास में आपको कई तरीके के बच्चे मिलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो क्वेश्चन सुनते ही तुरंत आंसर देने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन का आंसर आ रहा है फिर भी नहीं दे रहे हैं। कुछ को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग वर्क हो जाता है एक टीचर के लिए। तो जहाँ तक कि मेरा मानना है, बाकी कई अध्यापक से मैं सीखा हूँ, अपने भी अध्यापकों से सीखा हूँ। आप लोगों से भी सीखता रहता हूँ, और खुद से भी मैंने एक अपना एक तरीका बनाया हुआ है कि जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, उनको ऐसा नहीं है कि अलग ही बैठा दूँ, उनको स्पेशल फ़ील मत कराइए, नहीं तो वो सर चढ़ जाएगा, कुछ इस तरीके की बातें होती हैं। लेकिन उसको डिमोटिवेट भी मत कीजिए, कि बहुत अच्छा है तो उसमें उसकी गलती नहीं हो तो और अच्छी बात है। लेकिन एकदम जो कमज़ोर बच्चा है उसको भी उम्मीद मत फ़ील कराइए कि वो बहुत कमज़ोर है, उसको भी उनके साथ ले जाने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन्स भी कराइए जो एकदम लो लेवल के हों, जो सब बच्चे जल्दी-जल्दी कर लें। अब समझिए, एक मैंने बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन क्लास में पूछा, तो एकदम जो कमज़ोर बच्चा है वो भी कर लेगा, जो बहुत तेज़ बच्चा है वो भी कर लेगा। उसको फ़ील मत करिए कि मैंने बहुत ईज़ी क्वेश्चन पूछा है। स्टार्टिंग में बच्चों को नहीं पता होता किस लेवल का क्वेश्चन है। ये हम बताते हैं बोल-बोल के कि बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, आप क्यों नहीं कर पाए? ये आपने बहुत जल्दी कर दिया। उनको फ़ील मत कराइए। धीरे-धीरे वो जो कमज़ोर बच्चा है वो भी थोड़ा लेवल अपग्रेड होता जाएगा, और जो तेज़ है वो तो तेज़ रहता ही है। तो सभी बच्चों की मेंटालिटी को समझना चाहिए। पहले अध्यापक को ये समझना चाहिए कि बच्चे का माइंड कितना विकसित हुआ है, कैसे चीज़ों को अडैप्ट करता है, उसकी रुचि है कि नहीं इस विषय में। सबका सब में नहीं होता, सब विषय में सभी बच्चे टॉप नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट थोड़ी-सी रुचि प्रकट करा सकते हैं। थोड़ा तो वो हम को थोड़ा-सा इस तरीके से पैटर्न बनाएँ कि बच्चे रिलेट कर पाएँ और समझें कि हाँ, मैं थोड़ा तो कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, बाकी लोग कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव नेचर मत बनाइए, एक पॉजिटिव कॉम्पिटिशन होना चाहिए। हम क्या करते हैं, बच्चों को होड़ में लगा देते हैं, इसने जल्दी आंसर दिया, आपने क्यों नहीं दिया? नहीं, ज़बरदस्ती मत थोपिए बच्चे पे, और आजकल के बच्चे तो वैसे भी बहुत सेंसिटिव हैं, तो थोड़ा सँभाल के करना पड़ता है। पंकज जी, आप अपने बच्चों को दोस्तों की तरह ट्रीट करते हैं, और उनके साथ जैसा आप माहौल बनाते हैं उसमें मतलब उनके साथ कुछ फनी एलिमेंट्स, उसको हंसाना और खुशनुमा माहौल बना के रखते हैं। तो क्या उस माहौल में अनुशासन लाना संभव हो पाता है, या आप समझते हैं कि उसमें अनुशासन और आसानी से हो जाती है?
ये कई बार मुझसे ये सवाल हुआ है। इसके पहले वाले इंस्टीट्यूट में भी जब मैं जहाँ था, इंदौर में, भोपाल में भी, वहाँ भी यही सवाल हुआ था कि आपकी क्लास बहुत हंसमुख टाइप की होती है। एक तो तारे जमीन पर वाले आमिर खान जी थे, उनकी क्लास में बहुत मस्ती होती थी, तो उन्होंने उससे रिलेट कर दिया था कि वो तो बहुत मस्ती कर रहे थे उनकी आर्ट की क्लास। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा मस्ती नहीं होती, बट हाँ बच्चे हंस खुश रहते हैं, हंसमुख रहते हैं। और मेरे, मैं प्राउड नहीं बोल रहा हूँ इस पे, लेकिन मेरे किसी बच्चे से आप जाके पूछेंगे तो वो उतनी ही रिस्पेक्ट भी करता है कि मैं एक बार बोलता हूँ चुप हो जाओ, तो वो चुप हो जाता है जब तक मैं हंसी मजाक, क्योंकि वो जानता है जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ वो शांति रहते हैं, क्योंकि जानते हैं सर कुछ देर बाद खुद ही एक खुशनुमा माहौल कर देंगे, मतलब उनको बोर फील नहीं होगा। कभी कभी बच्चों को ये भी बोलता हूँ कि तुम्हें ब्रेक क्यों चाहिए, ये तो पूरी क्लास ही ब्रेक है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम तो जो रियल लाइफ में देख रहे हैं, जैसे हम चलते हैं तो घर्षण बल कार्य करता है, फ्रिक्शन लगता है, जैसे तो फ्रिक्शन ही तो यहाँ पे ग्लास में पानी पी रहे हैं उस समय भी फ्रिक्शन है, तो वही चैप्टर तो पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा उसको थ्योरी टाइप में पढ़ेंगे, लिखने आना चाहिए वर्ड टू वर्ड। तो इस तरीके से कई सारी चीजें हैं जो बच्चे अनुशासित हो जाते हैं, ऐसा कुछ समस्या नहीं होता उनको चुप कराने में। जी, पंकज जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को समझाया है, क्योंकि अगर मैं अपने अनुभव की बात करूँ, तो एक समय ऐसा था जब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के क्लास लिया करती थी, और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैंने कभी अपने स्टूडेंट्स के साथ कोई रिश्ता कायम किया ही नहीं, कोई रैपो बना ही नहीं। आज मैं उन बच्चों से बात भी करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि वो मुझे बिल्कुल नहीं जानते, और फिर अफ़सोस होता है। लेकिन मैंने बहुत जल्दी ही ये सीख लिया था कि उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम हँसते हैं, उनके साथ मिल के बातें करते हैं, उनको सुनते हैं, सिर्फ़ सुनाना हम शिक्षक का काम नहीं है। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि उनको भी सुनते हैं, और वो सुन के सही में और ज़्यादा अनुशासित हो जाते हैं। वो हमारी बात सुनते हैं, आपने एक बार कह दिया चुप, तो वो चुप हो जाएँगे। तो बहुत अच्छी बात है ये तो। सिर्फ़ बच्चों के बीच में नहीं, आप में एक बहुत बड़ी ख़ास बात ये भी है कि आप किसी भी व्यक्ति से बहुत जल्दी बहुत अच्छे संबंध बना लेते हैं, और उसको बना के एक खुशनुमा माहौल अपने आस-पास तैयार करके रखते हैं। अपनी इस काबिलियत किससे आपको सारी प्रेरणाएँ मिलती हैं? ये खुशनुमा माहौल वाली बात है, एक्चुअली मैं खुद पहले बचपन में इससे दूर जाना चाहता था, आपको बताऊं। मैं बचपन से स्कूल और मेरे जो भी 10वीं 12वीं तक का था, वहाँ पे एक ब्राइट स्टूडेंट था, तो बहुत ही, और गाने वगैरह भी गा लेता था, तो बड़ा ही फेमस टाइप का बच्चा हो गया था। तो मैं इस चीज, हमेशा लोग घिरे रहते थे, अध्यापकों के बीच, विद्यार्थियों के बीच में घिरा रहता था। मुझे लगा कि अब मैं जब इंजीनियरिंग करूँ उस समय, मतलब जहाँ भी कॉलेज में जाऊंगा, उस समय इंजीनियरिंग का डिसाइड नहीं किया था, मतलब जहाँ भी कॉलेज में जाऊंगा तो वहाँ थोड़ा अकेले रहूंगा। लेकिन मेरी फितरत ये है कि मैं वहाँ पहुंचा, और न चाहते हुए भी मैं वहाँ भी फेमस हो गया, और हॉस्टल में भी बहुत ही फेमस बच्चा बन गया। सब फिर से घुले मिले रहते थे, हंसी मजाक, और वही होता है, सब बोलते हैं आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं मालूम ये चीज, लेकिन उससे होता गया। एक्चुअली मुझे बाय गॉड गिफ्टेड बोलूं या बाय बर्थ मिला है। मेरी माता जी से आप मिलेंगी तो वो तो मुझसे भी ज्यादा खुशनुमा माहौल बनाए रखती हैं, बहुत ही खुश रहती हैं। इवन मेरे घर पे मैं कहना नहीं चाहिए, मेरे पिताजी है और मेरे भाई, छोटे भाई भी बोलने से पहले कभी कभी सोच लेते हैं कि मम्मी इस चीज को पता नहीं किस मजाकिया वे में ले जाएगी। तो इस तरीके से मुझे बचपन से, आई थिंक मुझे बोलना चाहिए कि मम्मी से ही मिला है, और अभी भी मेरी प्रेरणा स्रोत वही है, मेरे आइडल भी वही है बचपन से। क्या बात है! आपने अपनी माँ को अपना गुरु माना या अपना आइडल माना, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपने अभी तक आपकी सारी अच्छाइयों के बारे में हमने बात की है, लेकिन हम इंसान हैं तो कहते हैं कि इंसान में गलतियाँ होना तो लाज़मी है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने आप में अगर टटोल के देखें, तो आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? कमजोरियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से जो मेरी मम्मी मुझे बोला करती है अक्सर कि मेरी जो सबसे खास कमजोरी है, अभी परसों भी मुझसे ही बोली है, मैं बड़ा ही भावुक किस्म का इंसान हूँ, बहुत ही इमोशनल बहुत जल्दी हो जाता हूँ, और किसी को कुछ मना करने से मुझे लगता है कि मैंने मना कर दिया तो सामने वाला क्या सोचा होगा, बहुत दुखी ना हो जाए। तो दो चीजें मेरे अंदर बहुत ही मेरे लिए नुकसान हो जाता है इस चीज को लेकर, बहुत इमोशनल होने की वजह से कई बार लाइफ में तो बहुत बड़े बड़े नुकसान हो गए इस चीज को लेकर। तो मैं इसको थोड़ा इंप्रूव करना चाहता हूँ, हो नहीं पा रहा है, प्रयासरत हूँ। माताजी की भी मदद ले रहा हूँ, और ये मेरी, मुझे लगता है इमोशनल होना, कुछ लोग आजकल इमोशनल फूल वाला वर्ड भी यूज करते हैं, तो ये थोड़ा सा इमोशनल जो है, भावुक नेचर मेरा, ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है मुझे लगता है। भावुकता मेरे हिसाब से तो कोई कोई भी नकारात्मकता नहीं हुई। हाँ, ये कह सकते हैं कि भावुकता में आपने जैसे बताया इमोशनल फूल की, आपकी भावुकता का अगर कोई गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो उस समय पे सही में आपको फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख कर के और भावनाओं में बहना नहीं होता है। तो कोई नहीं, आप अगर मानते हैं कि आपकी ये कमज़ोरी है, तो आप ज़रूर उस पे काम भी कर रहे होंगे। और आपने अभी भी बताया कि आप स्कूल के समय में से ही लोगों के बीच में प्रचलित थे कि बहुत अच्छा गाना गाते हैं, या सारे टीचर्स लोग आपको उसके लिए उकसाया करते थे गाना गाओ, और उसके लिए आपने आइसोलेटेड होने का सोच लिया था।
तो आपसे एक गुज़ारिश और करेंगे कि जो कोई भी आपकी गाना आपके जो दिल के करीब गाना हो, वो हम सबको सुनाएँ। मेरी मम्मी गाती रहती हैं, उनका फ़ेवरेट सॉन्ग है तो मैं वही गाऊँगा। एक लाइन उनका बहुत फ़ेमस है, बहुत दिन भर गुनगुनाती रहती हैं, वही गाऊँगा मैं। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीत की ये मुझसे, मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी, मेरी प्रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में। वाओ! बहुत सुंदर, आपने बहुत ही अच्छा गाया और अंत में एक और गुज़ारिश करूँगी, एक अंतिम गुज़ारिश कि हमारा जो वार्तालाप है आप ही का, वो वार्तालाप वो लोगों के लिए काम आए और वो उसमें से कुछ याद रख पाएँ। तो इसके लिए कोई भी ऐसी 3 बात जो आप लोगों को चाहते हैं वो हमेशा याद रखें, वो सुनाएँ हमें? कभी कुछ लोग वैसे ज़्यादा मुझे कोई ऐसा बोलता नहीं, सब हमेशा हँसमुख ही समझते हैं। तो कुछ लोग कभी-कभी एरोगेंट भी समझ लेते हैं। मेरा ये मानना है कि अपने आप पे ज़्यादा भरोसा रखिए, खुद पे ज़्यादा भरोसा रखिए। अपने आप के पहले फेवरेट बनिए, तब जाके दूसरों के फेवरेट बनेंगे। जैसे मैं खुद का फेवरेट, मेरी आइडल मेरी मॉम है, लेकिन मैं खुद का फेवरेट हूँ। उसके बाद मेरा कोई और फेवरेट है। एक ये मैं बिल्कुल बोलूँगा कि अपने ऊपर भरोसा रखें। परिस्थितियाँ अच्छी-बुरी आती रहती हैं, धैर्य रखें, सुधारने का प्रयास करें। गलतियों से सीखें, गलतियाँ सबसे होती हैं। हाँ, एक चीज़ और है, मेरा ये मानना है कि कुछ लोग किसी को देख के जज कर लेते हैं। अच्छा है या बुरा है। मेरा ये मानना है कि जब तक किसी के बारे में आपको पता नहीं है तो उसको अच्छा ही समझिए। जब उसके बारे में पता चल जाए तो फिर आपकी धारणा है, आप उसको जज कीजिए, अच्छा बुरा जो भी हो। लेकिन जब तक उसके बारे में नहीं जानते तो उसको गलत मत समझिए। देखिए पहले। और मेन मोटो जो मेरा लाइफ का है मैं हमेशा रहता हूँ, आपको ही पता है। खुश रहो, आस-पास खुशियाँ बिखेरो। मुझे लोगों को खुश रखने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चुलबुला टाइप का भी हूँ, बच्चों में भी और फैकल्टीज़ में भी। तो खुश रहें, खुद पे भरोसा रखें। बस यही कहना था। बहुत बढ़िया, आपसे बात करके पंकज जी बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया हम हमसे इस बातचीत के लिए, इस साक्षात्कार के लिए और आपने जो अंत में ये बात कही है कि खुश रहो और खुशियाँ बाँटते चलो, तो सही में आप उसके लिए कितने ही लोगों के लिए प्रेरणा बन के हैं कि खुश रहो और खुशियाँ बाँटते चलो। शुक्रिया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे भी काफ़ी अच्छा महसूस हुआ आपसे बात करके। धन्यवाद।